Now, after doing basic preposition in this unit 11, हम यूनिट 11 पे आ गए हैं. In this unit 11, we will learn confused prepositions. There are certain prepositions जिनमें बहुत confusion होता है कि इनको use कैसे करना है, तो उनको confused preposition कहा जाता है, जिनमें सबसे पहले we will talk about with, in versus after. Within और after की बात करें तो they can denote time, और I should write they denote time. ये दोनों टाइम को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन किस तरह से? When it comes to within, आपको याद रखना है it talks about particular time in future. तो ये फ्यूचर में एक विशेष समय को बताती है, पर्टिकुलर टाइम को दिखाती है. जैसे मैं आपको कहूं, मैं अपनी मम्मी को कहूं, मदर आई विल कम बैक विद इन 15 मिनट्स. देखो, जब यहां पे शेल लग गया और या विल लग गया तो ये फ्यूचर का इंडिकेशन है. तो मैं अपनी मम्मी को क्या कह रही हूं? मैं अपनी मम्मी को पर्टिकुलर टाइम दे रही हूं. कितना? कि 15 मिनट के अंदर अंदर आ जाऊंगी. तो हम आसानी से याद रखने के लिए कह सकते हैं कि विद इन का मीनिंग होता है के अंदर अंदर. जैसे मैं आपको बोलूं कि 2 मिनट के अंदर अंदर आंसर दो, तो 2 मिनट अभी फ्यूचर है, क्योंकि अभी तो मैं ही बोल रही हूं. मेरे चुप होने के बाद से आप लोग आंसर देंगे. तो आंसर मी विद इन 2 मिनट्स. तो जब आने वाले समय में फ्यूचर में हमको किसी पर्टिकुलर टाइम जोन में बांध दिया जाता है, उसको कहा जाता है विद इन. जैसे राम विल फिनिश हिज वर्क विद इन ए मंथ. तो क्या कहा मैंने कि यहां देखिए, विल से ही आइडिया आ गया कि ये फ्यूचर है, और हमने यही लिखा है कि ये जो विद इन है फ्यूचर के बारे में बात करता है और फ्यूचर में भी पर्टिकुलर टाइम बताता है. तो हमने क्या कहा कि राम 1 महीने के अंदर अंदर अपना काम फिनिश कर लेगा. सपोज ये स्टेटमेंट आपने बोली 5 जून को, तो जून के बाद आता है जुलाई, तो आपने कमिटमेंट कर दिया कि 5 जून से 5 जुलाई के बीच में ही राम का काम खत्म हो जाएगा. तो विद इन एक पर्टिकुलर टाइम को एक टाइम से उठा के एक दूसरे टाइम तक लेके जाता है, और आपका जो काम है, आपकी जो एक्टिविटी है, उसी टाइम के बीचों बीच होनी चाहिए. तो मुझे लगता है विद इन में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए. विद इन फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम जोन को रिफ्लेक्ट करता है, और हिंदी में इसका मीनिंग होता है के अंदर अंदर. जब हम बात करते हैं विद इन के बाद टाइम की आफ्टर के फॉर्मेट में, तो आफ्टर के लिए आप याद रखेंगे विद इन फ्यूचर बताता था, तो इट डिस्क्राइब्स टाइम पीरियड रिलेटेड टू पास्ट. ये आपके टाइम पीरियड को पास्ट में ले जाता है. ये फ्यूचर में नहीं ले जा सकता, पास्ट में ले जाएगा. और सबसे बड़ी बात है, ये श्योरिटी नहीं देखता. विद इन में हमें क्या था, हम एक से एज से लेके दूसरे एज के बीच में ही रहते हैं. जैसे 15 दिन के अंदर अंदर, तो आज से लेके 15 दिन, आप आज से लेके जहां 15 दिन खत्म हो गए उस एज में आ गए. 10 मिनट के अंदर अंदर, तो अगर अभी घड़ी 12:15 बजा रही है तो 10 मिनट का मतलब क्या है, 12:25. आप 15 से 12:25 की जोन में आ गए. तो ये आपको पर्टिकुलर टाइम नहीं देता. एक तो टाइम पीरियड दिखाता है, पास्ट का दिखाता है. जैसे मोहन रिटर्न्ड
आफ्टर ए मंथ। मोहन 1 महीने बाद वापिस आया। अब कौन सा मंथ आई डोंट नो, बस इतना पता है कि आया 1 महीने के बाद है। जैसे हम किसी को क्या कहते हैं, बहुत अच्छी सी एक स्लैंग है, आउट ऑफ कर्टसी हम कहते हैं आफ्टर यू, कहते हैं ना आफ्टर यू कि पहले आप, इसका मतलब यही होता है। तो जब तक सामने वाला जाएगा नहीं तब तक आप नहीं जाओगे, क्योंकि आप आउट ऑफ कर्टसी आफ्टर यू कह चुके हो। तो आप कह चुके हो तो ये पास्ट हो गया है, और पर्टिकुलर टाइम जोन इसमें फिक्स नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आपने सामने वाले को बोल दिया कि पहले आप, अब उसकी मर्जी, वो आपके कहते ही तुरंत चले जाएं या वहाँ 10 मिनट खड़े होके आपसे बात करते रहे, लेकिन आपने खुद को बांध लिया कि आप उसके बिना जाओ, उसके बाद ही जाओगे। तो ये पास्ट है और टाइम पीरियड है, लेकिन फिक्स नहीं है। लेकिन विद इन होता तो टाइम पीरियड फिक्स होता। तो विद इन फ्यूचर दिखाता है, आफ्टर पास्ट दिखाता है, विद इन टाइम की जोन के बीच में रहता है, लेकिन आफ्टर टाइम को रैंडम रखता है। ओके, तो आई बिलीव अब विद इन और आफ्टर में हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। विद इन और आफ्टर के बाद हमारी कंफ्यूज्ड प्रेपोजिशन की पेयरिंग में दूसरा आता है ऑन टू वर्सेस अपॉन। ठीक है, पहले तो ऑन टू को समझिए, ये ऑन प्लस टू का कॉम्बिनेशन है। जब मैंने आपको टू पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि टू जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ दिखाता है, जाता है, और ऑन हमने बताया था एक पोजीशन होती है जब एक चीज किसी चीज के ऊपर होती है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन ऑन और टू को मिला के बन गया ए पोजीशन दैट इज ऑन। ऐसी एक जगह की तरफ आपको जाना है जो ऊपर है, किसी चीज के ऊपर। जैसे वी क्लाइम्ड ऑन टू द ट्री, तो मेरी डायरेक्शन कहाँ है? ट्री की तरफ। और ट्री के बाद जाके मैंने क्या किया? ट्री के ऊपर चढ़ गई। किताब गिर गई मेरे हाथ से, कहाँ गिरी? जमीन पे। तो जब किताब मेरे हाथ से छूटेगी, जमीन की तरफ जाएगी टू, और फिर फर्श के ऊपर गिर जाएगी, दैट इज ऑन टू। तो लिख सकते हैं हम द बुक फेल ऑन टू द फ्लोर। तो किसी चीज के ऊपर बट पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ उसको बोलते हैं ऑन टू। जैसे आप मुझे बोलें कि मैडम बिल्डिंग के 5th फ्लोर से आपको लेफ्ट टर्न लेना है, तो पहले तो मुझे 5th फ्लोर तक जाना पड़ेगा, ये हो गया टू, मेरी डायरेक्शन। फिर 5th फ्लोर के ऊपर जाऊंगी, पोजीशन लूंगी, तभी तो लेफ्ट टर्न लूंगी, दैट इज ऑन टू। एंड व्हेन इट कम्स टू अपॉन, इट रिफ्लेक्ट्स मोशन। ये ऑन का मतलब फिर से किसी पोजीशन के ऊपर जाता है पर मोशन करके जाता है। जैसे कैट इज ट्राइंग टू जंप अपॉन द टेबल। तो बिल्ली क्या कर रही है? जंप करने की कोशिश कर रही है, किसके ऊपर? टेबल के ऊपर। तो देखो मोशन दिखाया हमने ट्राइंग टू जंप कह के, और अगर वो टेबल के ऊपर बैठ जाएगी, जाके सक्सेसफुली जंप कर लेगी, तो हम अपनी पोजीशन को कह देंगे कैट इज ऑन द टेबल। मंकीज होते हैं ना ट्रीज के ऊपर, अगर मंकी जमीन से पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है तो वो ऑन टू है, लेकिन अगर वो पेड़ की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच की तरफ कूदा फांदी कर रहा है तो वो अपॉन है। अगर हम पहाड़ चढ़ रहे हैं दैट इज ऑन टू, लेकिन हम एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ की तरफ मोशन करके जा रहे हैं दैट इज अपॉन। एक बार दोहरा देती हूं, विद इन
टाइम पीरियड को दिखाता है फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और टाइम जोन फिक्स होती है कितने से लेके कितने तक। आफ्टर पास्ट को दिखाता है और टाइम जोन फिक्स नहीं होती। अपॉन मोशन दिखाता है और ऑन टू पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ दिखाता है जहां पोजीशन ऊपर होती है। तो दिस इज विद इन एंड आफ्टर, और उसके बाद ऑन टू एंड अपॉन। अब अगर हम ऑन टू और अपॉन से आगे मूव करें तो हमारे पास में दो प्रेपोजिशन होती हैं, और एक कहती है मेड ऑफ और दूसरी होती है मेड फ्रॉम। ओके, अब मेड का मतलब होता है बनाना, किसी चीज का कंस्ट्रक्शन करना किसी चीज का। तो मेड एंड मेड दोनों में कॉमन है, इस ऑफ और फ्रॉम की वजह से इनके मीनिंग में चेंज आ जाएगा। अगर मेड ऑफ लगा है तो आप याद रखेंगे देयर इज नो चेंज इन रॉ मटेरियल। मतलब जिस भी चीज से आप चीज को बना रहे हैं, आपने उस चीज को एज इट इज यूज कर लिया है जैसे वो थी। जैसे यहां पे मैंने लिखा नोटबुक इज मेड ऑफ पेपर। तो मुझे मार्केट से पेपर मिले, मैंने उनको इकट्ठा करके क्या कर दिया, नोटबुक बना दी। ठीक है, तो मैंने पेपर में कोई चेंज नहीं किया। देखिए मैं यहाँ पे पेपर कैसे बना उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे नोटबुक कैसी बनी उसकी बात कर रही हूँ। और नोटबुक मैंने पेपर से बनाई है, पेपर मार्केट से इजीली मिल जाते हैं, पेपर लो और नोटबुक बना लो। तो जब आपके रॉ मटेरियल में कोई चेंज नहीं होता उसको कहते हैं मेड ऑफ। रॉ मटेरियल goes through entire change। रॉ मटेरियल गो थ्रू एंटायर चेंज। आप जो भी रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया है। अब देखो नोटबुक बनी थी पेपर से, पेपर कहां से बनता है, ट्री से बनता है। तो हमने यहां पे लिखा पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज। ठीक है, जो पेपर होता है वो पेड़ों से बनता है ना, तो क्या सीधे पेड़ हम उखाड़ते हैं और पेपर बन जाता है ना। पेपर को पेड़ से बनाने के लिए पेड़ को है पहले कटाई छटाई, उसके बाद से मल्टीपल प्रोसेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हाउस में। तो आपका रॉ मटेरियल जो कि ट्रीज थे वो पूरी तरह से चेंज हो गए, तब जाके पेपर बना। जैसे हम कहते हैं कि कपड़ा जो होता है कॉटन से बनता है, तो कॉटन तो मतलब रुई होती है, क्या सीधा रुई से कपड़ा बन जाता है, नहीं, उसमें और फाइबर्स ऐड होते हैं। तो कपड़ा जब कॉटन से बनेगा तो वो मेड फ्रॉम है। लेकिन ये ड्रेस मैंने कॉटन के कपड़े से बनाई है, तो कॉटन का कपड़ा मार्केट में इजीली मिलता है, मैंने लिया और ड्रेस बना दी, वो मेड ऑफ है। रायता दही से बना है, तो हम दही में कोई चेंज नहीं करते, सीधा रायता डाल देते हैं, वो मेड ऑफ है। लेकिन दही दूध से बनी है, तो दूध रात में कितने प्रोसेस के अंदर जाता है, बैक्टीरियल प्रोसेस होते हैं उसके अंदर, तब जाके वो अपने फॉर्म को चेंज करके दही बनाता है, तो वो मेड फ्रॉम है। तो जब आपके रॉ मटेरियल में कोई चेंज ना हो वो मेड ऑफ होता है, लेकिन आपका मटेरियल पूरी तरह से चेंज हो जाए नया फॉर्म लेने के लिए, वो मेड फ्रॉम होता है। चलिए अब मेड ऑफ और मेड फ्रॉम के बाद बात करते हैं अबाउट और ऑन की। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा वी डिस्कस्ड अबाउट एसएससी न्यू पैटर्न। हमने एसएससी के न्यू पैटर्न पे डिस्कशन किया। अब यहां पे लिख देती हूं वी
walked, we had a discussion on SSC न्यू पैटर्न। देखिए दोनों का ही मीनिंग वही है कि हमने एसएससी के न्यू पैटर्न पर डिस्कशन किया, हमने एसएससी के न्यू पैटर्न पर डिस्कशन किया, लेकिन अबाउट से जैसे ही ऑन बना आपका मीनिंग टोटल चेंज हो गया। व्हेन इट कम्स टू द वर्ड डिस्कशन, अगर आप उस डिस्कशन के लिए अबाउट का यूज कर रहे हैं, मतलब डिस्कशन वॉज ऑर्डिनरी, मतलब ऐसे ही बातों बातों में बात निकली और हमने बात शुरू कर दी। तो जब आप किसी बात पे गंभीर होकर चर्चा नहीं करते, बस ऐसे ही बात निकली, बातों बातों में वो बात निकली और हमने उस पर बात कर दिया, तो हम अबाउट लगाते हैं। लेकिन अगर डिस्कशन के साथ में लग जाता है ऑन, इट मीन्स योर टॉक वॉज सीरियस या फिर रिजल्ट ओरिएंटेड। तो अगर डिस्कशन के बाद अबाउट लगा है, इट मीन्स मैटर वॉज जनरल, इट वॉज नॉट दैट मच सीरियस, बस बातों बातों में बात निकली और बात हो गई। लेकिन अगर डिस्कशन के बाद ऑन लगता है, इट मीन्स मैटर वॉज वेरी मच सीरियस, आपने बहुत सीरियस होकर उस पर बात की है और आप रिजल्ट को टारगेट करके चल रहे हो कि अब इस डिस्कशन का रिजल्ट क्या, नेक्स्ट हम क्या करेंगे। ओके, तो आपको याद रखना है डिस्कशन के बाद अबाउट का होना और ऑन का होना, दोनों बातों में टोटली डिफरेंस होता है। इसके बाद से हम बात करते हैं ऑफ एंड फ्रॉम की। तो जब हम बात करते हैं कंफ्यूज्ड पेयरिंग में फ्रॉम और ऑफ की, ऑफ के लिए तो हमें क्या याद रखना है, इट शोज पोजेशन, ठीक है, ये पोजेशन दिखाता है। फ्रॉम दिखाता है समथिंग इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, ठीक है, जैसे दिस फॉर्मूला इज derived from न्यूटन्स थ्योरी। देखिए वही है जो हिंदी में मैंने आपको सिखाया था कि फ्रॉम के लिए हम से वर्ड का यूज करते हैं कि ये जो फॉर्मूला है न्यूटन की थ्योरी से लिया गया है। तो अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो फॉर्मूला कहाँ से आया है, न्यूटन की थ्योरी से। तो ऑफ और फ्रॉम में कभी कंफ्यूज नहीं होना, ऑफ सिर्फ पोजेशन दिखाता है, जैसे माई फोन्स, एक सेकेंड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बैटरी ऑफ माई फोन इज लो। तो देखिए बैटरी किसकी है, फोन की है, तो बैटरी फोन का पोजेशन है। तो फ्रॉम हमको दिखाता है कि कोई चीज कहीं से आ रही है, टू हमें दिखाता है कोई चीज कहीं जा रही है, ऑफ दिखाता है कि वो चीज किसकी है। अब हमने जब फ्रॉम सीख लिया, टू सीख लिया, ऑफ सीख लिया, तो अब आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है इस एक चीज पे जिसको हम कहते हैं यूसेज ऑफ फ्रॉम टू और फ्रॉम अंटिल। जनरली बुक्स में ये थ्योरी नहीं मिलती, पर अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें से एरर देखे जाते हैं और गलती भी हो जाती है। फ्रॉम और टू को याद रखना बहुत आसान है। हम जनरली बोलते हैं कि फ्रॉम हियर टू देयर, आसानी से बोल देते हैं, लेकिन फ्रॉम और अंटिल का यूज रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग करते हैं। जनरली लोग इसको यूज नहीं करते, क्यों? क्योंकि लोगों की ग्रिप नहीं बन पाती इस पे। तो आपको समझना है कि फ्रॉम के साथ टू और फ्रॉम के साथ अंटिल होने से क्या डिफरेंस आता है। फ्रॉम और टू जनरली
डिनोट्स पास्ट। फ्रॉम के साथ टू तब आता है जब आपकी एक्टिविटी पास्ट को डिनोट कर रही हो, जैसे आई स्टडीड फ्रॉम 5 to 9 yesterday's evening। क्या लिखा मैंने लिखा कि मैंने कल शाम 5 बजे से लेके 9 बजे तक पढ़ाई की। तो आई स्टडीड फ्रॉम 5 to 9 यस्टरडेज इवनिंग। लेकिन अगर मैं इसी को फ्यूचर में ले जाऊं, फ्रॉम के साथ अंटिल लगता है फॉर फ्यूचर। जब आप फ्यूचर दिखाते हैं तब फ्रॉम के साथ अंटिल आता है, जैसे वी आर मीटिंग इन लंडन हाउस फ्रॉम ट्यूसडे until फ्राइडे। अब देखिए यहाँ पे अगर आप सोचें कि मैडम आर मीटिंग लगा है तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं उसमें आपको एक्सेप्शन पढ़ाई जाती है कि नियरेस्ट फ्यूचर को या फ्यूचर ऐसा जिसका प्रोग्राम पहले से डन हो, आपको पता हो कि ये कब होगा, तो उसको लैंग्वेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखती है। तो ये फ्यूचर ही है, लेकिन टेंस की एक्सेप्शन की वजह से कंटिन्यूअस में लिखा है। तो वी आर मीटिंग इन लंडन हाउस फ्रॉम ट्यूसडे से फ्राइडे तक मिलेंगे। तो फ्रॉम ट्यूसडे टिल फ्राइडे नहीं लिखना, इधर अनटिल ही आएगा, टिल गलत हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे फ्रॉम और टू जनरली यूज हो जाता है, हम इन जनरल सब तरफ यूज कर लेते हैं, लेकिन फ्रॉम और टू का असल यूज होता है पास्ट को डिनोट करना। लेकिन अगर वही फ्यूचर हो तो फ्रॉम के साथ टू या टिल नहीं, अनटिल लगता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब जब हम बात कर रहे हैं कंफ्यूज्ड पेयरिंग ऑफ प्रीपोजिशंस की, उसमें हम दो पेयर अभी देखेंगे। आपने ऑन पढ़ा है और अपॉन पढ़ा है, लेकिन अब हम इन्हें अगर कलेक्टिवली पढ़ते हैं तो हम देखेंगे, हमें याद होना चाहिए कि ऑन कहाँ पे आता है, थिंग्स एट रेस्ट। इट मीन्स देयर इज नो मोशन, स्टेबिलिटी है। वेयर एज अपॉन शोज मोशन। ठीक है, तो ऑन और अपॉन का डिफरेंस क्या है? ऑन कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाता, जबकि अपॉन हमें मोशन दिखाता है। जैसे आई एम सिटिंग ऑन द बेड। तो मैंने क्या कहा, मैं बेड पर बैठी हूँ, आराम से बैठी हूँ, कोई मूवमेंट नहीं कर रही, कोई हिलडुल नहीं रही। जबकि डॉग sprang upon the cat। अगर डॉग बिल्कुल आराम से बैठा रहेगा तो वो कभी भी कैट को नहीं पकड़ पाएगा। कैट को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको उस पे ऐसे झपटना पड़ता है, जिसको हम पाउंस करना कहते हैं। प्रे मानता है वो कैट को अपना। ठीक है, तो ऑन जब कोई मूवमेंट नहीं है और अपॉन जब तुम मोशन रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह एक और केस चलता है हमारा, जिसमें हम पढ़ते हैं एट वर्सेस इन को। अब जब प्रेपोजिशंस आपको पढ़ाई जा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि एट कहाँ पे आता है, एट का आता है जिसको हम पैरेललिज्म कहते हैं, और इन कहता है जब हम किसी चीज़ के अंदर होते हैं। लेकिन ये दोनों अगर वाइस वर्सा चल रहे हैं तो फिर किस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए? तो हम याद रखेंगे एट आता है फॉर स्मॉल टाउन्स, ठीक है, और विलेजेस। वेयर एज इन कहाँ आता है? इन आता है बिग टाउन्स, कंट्रीज या फिर सिटीज। मतलब यू हैव टू लोकेशंस इन फ्रंट ऑफ यू। एक लोकेशन दूसरी लोकेशन का हिस्सा है। जैसे अमृतसर पंजाब का हिस्सा है, दिल्ली इंडिया का हिस्सा है,
इंडिया एशिया का हिस्सा है, तो जो छोटा है वो एट के साथ आएगा, जो बड़ा है वो इन के साथ आएगा। जैसे आई लिव डैश दिल्ली डैश इंडिया। मैं कहाँ रहती हूँ? मैं दिल्ली में रहती हूँ, और दिल्ली कहाँ पे है? दिल्ली इंडिया में है। तो छोटी चीज़ कौन सी हुई? दिल्ली। बड़ी चीज़ कौन सी हुई? इन। यहाँ पे इन का मतलब इज नॉट दैट मच अंडर डेवलप और अनडेवलप लैंड्स और टाउन्स, नो, इसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब है एरिया वाइज, टेरिटरी वाइज एक बिगर है और दूसरा उसके कंपैरेटिव छोटा है। तो आप याद रखेंगे जब हम बात करते हैं ऑन और अपॉन की एक दूसरे के साथ, तो ऑन रेस्ट दिखाता है, वेयर एज अपॉन मोशन दिखाता है। और जब हम प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं एट और इन की, एट जाता है स्मॉल टाउन्स के लिए, विलेजेस के लिए, और इन जाता है बिग टाउन्स और कंट्रीज के लिए, सिटीज़ के लिए। ठीक है, तो ये है ऑन, अपॉन, एट और इन। चलो अब हम बात करते हैं ऑन वर्सेस ऑन टू की। कंफ्यूज केस पढ़ रहे हैं ना हम। अब याद रखो जो ऑन है इसका मीनिंग तो फिक्स है। ये हमें क्या बताता है? ये हमें पोजीशन बताता है। प्रेपोजिशन की बिगिनिंग में भी मैंने आपको बताया था कि ऑन पोजीशन होता है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के ऊपर है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑन टू की, इसमें दो पार्ट्स हैं। ऑन तो पोजीशन हो गया, मतलब स्थान। टू मोशन दिखाता है। जो प्रेपोजिशन टू होती है ये मोशन दिखाता है, ये मूवमेंट दिखाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो आई पुट माई बैग ऑन द टेबल। तो मैंने मेरा बैग कहाँ रखा? मैंने मेरा बैग टेबल पे रखा। इसको अगर हम पलट दें ऑन टू से, दैट इज आई पुट माई बैग ऑन टू द टेबल। अब देखो इसमें टू साथ में ऐड हो गया ना, तो यहां पे मीनिंग क्या है? पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने मेरा बैग टेबल पे रख दिया, लेकिन जैसे ही ऑन के साथ टू लग गया, इट मीन्स मैंने मोशन दिखाया है, मैंने मूवमेंट की है। इसका मतलब ये है कि पहले मेरा बैग कहीं और था, मैंने वहां से उसकी लोकेशन चेंज करके कहाँ पे ला दी है? टेबल पे ला दी है। जैसे गीता वॉज driving her car onto the sidewalk। चलो अब यहाँ पे ऑन टू का मीनिंग क्या है? अब बट ऑब्वियस जो कार है वो साइडवॉक, साइडवॉक का मतलब सड़क के बाजू में जो रास्ता बना होता है ना, मिट्टी वाला फुटपाथ टाइप, वहाँ पे गाड़ी हम कभी कभी उतार देते हैं ना उस रास्ते पे, तो वहाँ पे गाड़ी उतरी है। ऑन का मतलब बट ऑब्वियस रास्ते के ऊपर गाड़ी टच करेगी, लेकिन टू ने मोशन दिखाया, मतलब गाड़ी पहले साइडवॉक पे नहीं थी, प्रोबेबली वो पहले किसी रोड पे थी, वो हाईवे पे थी, कहाँ पे भी थी, लेकिन वो साइडवॉक पे नहीं थी, जिसे अब उसने क्या कर दिया है? साइडवॉक पे ला दिया है। तो ऑन स्टेगनेंट पोजीशन बताता है, ऑन टू का मतलब होता है चीज़ों को चेंज करना। जैसे डायरेक्ट मैंने मार्कर को अपने हाथ पे रखा, तो देयर इज अ मार्कर ऑन माई पाम, लेकिन ये मार्कर टेबल पे रखा हुआ था, मैंने वहां से उठा के अपनी हथेली पे रखा है, तो आई प्लेस दिस मार्कर ऑन टू माई पाम। ऑन टू ने, ऑन के साथ टू लगते ही ये पता चल गया कि इसकी ये पहली लोकेशन नहीं है, ये मेरी हथेली पे आने के पहले कहीं और पड़ा था। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड ऑन टू। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं वर्सेस केसेस में, अगर हमारे सामने बाय और विद एक साथ आ जाए तो। अब इंडिविजुअली यू नो व्हाट इज बाय। बाय यूज़ होता है टाइम के लिए, टिल के लिए, विद यूज़ होता है किसी के साथ के लिए, ठीक है, के साथ के लिए आपको पढ़ाया गया था। लेकिन अगर ये एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाते हैं, वर्सेस केसेस में आ जाते हैं, तो फिर आपको इन केसेस में इनको कैसे मैनेज करना है आपने याद रखना है, बहुत आसान है। बाय डील करता है डूअर ऑफ एन एक्शन के साथ, माने काम किसने किया है। विद डील करता है इंस्ट्रूमेंट विद विच एक्शन इज डन। काम किसने किया है और किसके साथ किया है। जैसे माई फ्रेंड वॉज attacked by a thief
विद ए नाइफ। देखो एक्शन क्या है इसमें, अपने आप से थोड़ा सा सोचो। एक्शन है अटैक, किसने किया, थीफ ने। डूअर ऑफ द एक्शन के लिए क्या लगता है, बाय लगता है, और उसने अटैक किया किसके साथ, छुरी के साथ, विद अ नाइफ। ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जैसे राम वॉज स्ट्रक विद ए स्टिक बाय हिज मदर, ठीक है। अब ये पैसिव वॉइस है सिंपल पास्ट की, इसीलिए वॉज के साथ V3 लगा है, ठीक। राम को किसने मारा है, मदर ने। डूअर कौन है, मदर। डूअर के लिए बाय, किसके साथ मारा, छड़ी के साथ। तो इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या लगा, विद लगा। तो आपको याद रखना है बाय और विद। अगर वर्सेस केसेस में आपको कंफ्यूज करें तो बाय लगता है डूअर के लिए, विद लगता है इंस्ट्रूमेंट के लिए। चलिए अब बात करते हैं आफ्टर वर्सेस इन की। अगर आफ्टर और इन एक साथ आ जाते हैं तो फिर आप कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे कि कहाँ पे मुझे आफ्टर लगाना है और कहाँ पे मुझे इन लगाना है। पहले तो हम याद रखेंगे, यहाँ पे हम जो आफ्टर और इन का केस पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम टाइम के लिए, ठीक। बहुत आसान है। आफ्टर जाता है फॉर पास्ट, आफ्टर पास्ट के टाइम को डिनोट करता है। वेयर एज जब हम इन की बात करते हैं, इन जाता है फॉर फ्यूचर, ठीक है। जैसे माई ब्रदर रिटर्न्ड, देखो रिटर्न लगा है, मैंने क्या लिखा है, माई ब्रदर रिटर्न्ड मतलब पास्ट, टू इंडिया आफ्टर ईयर। मेरा भाई 1 साल के बाद भारत वापस आया, मतलब वो आ चुका है, पास्ट है, इसीलिए मैंने फॉर्म यूज की यहाँ पे आफ्टर। लेकिन अगर इसकी जगह पे मैं बोलती हूँ कि मेरा ब्रदर अभी 1 महीने के बाद इंडिया आएगा, तो मैं क्या लिखाऊंगी, माई ब्रदर विल रिटर्न टू इंडिया इन ए मंथ। देखो अब इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं है आपके लिए कि मैं कैसे पता करूँ ये पास्ट है कि ये फ्यूचर है। जब मैंने V2 लगाया इट स्टैंड्स फॉर पास्ट, जब मैंने विल एंड V1 लगाया इट स्टैंड्स फॉर फ्यूचर। तो जब हम बात करते हैं आफ्टर और इन की टाइम की सेंस में, तो आफ्टर जाता है पास्ट के लिए, इन जाता है फ्यूचर के लिए। जबकि जब हम बात करते हैं बाय और विच की, तो बाय जाता है डूअर के लिए, वेयर एज विद जाता है उस इंस्ट्रूमेंट के लिए जिसके साथ उस डूअर ने एक्शन परफॉर्म किया है। चलिए अब नेक्स्ट वर्सेस केसेस में बात करते हैं हम एक साथ में, इन वर्सेस विद इन। ओके, सबसे पहले तो हम याद रखेंगे, हमने अभी सीखा है इनको आफ्टर के साथ, तो ये टाइम के लिए यूज होते हैं, ठीक, फॉर टाइम। अब इनको टाइम के लिए यूज करना कैसे है, बड़ा आसान है। इन तो आपने अभी सीखा फ्यूचर के लिए जाता है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे बिफोर, चलो इसको अभी मैंने आपको सिखाया है उसी फॉर्मेट में लिखते हैं, एट द एंड ऑफ द फ्यूचर पीरियड। ओके, इट स्टैंड्स फॉर, इससे पहले कि डेडलाइन खत्म हो जाए तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन होगा उसी के आसपास। लेकिन जब हम विद इन की बात करते हैं, दैट स्टैंड्स फॉर बिफोर द एंड ऑफ फ्यूचर पीरियड। मतलब ये ऑलमोस्ट लिमिट पे होगा, एज पे होगा, ये एज के बहुत पहले हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, I shall be there in 20 minutes। मतलब 20 मिनट में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। अब भले मैं वहाँ पे 19.59 पे पहुँचूँ, पर मैं 20 मिनट के पहले पहुँच गई हूँ। दैट इज़ बिफोर द एंड ऑफ द फ्यूचर पीरियड। अब मैंने लिखा, I shall be there within 20 minutes।
हियर भले मैं अगले ही 1 मिनट में पहुंच जाऊं, अगले 2 मिनट में पहुंचूं, 10 मिनट में पहुंचूं, 12 मिनट में पहुंचूं, लेकिन 20 मिनट के पूरे होने के बहुत पहले आराम से पहुंच जाऊंगी। तो डिफरेंस याद रखो, ये आपको ऑलमोस्ट ड्रैग कर देता है एंड लिमिट पे, आपको एंड तक ले जाता है कि टाइम नहीं खत्म होगा पर तुम्हारा काम हो जाएगा। ये कहता है कि टाइम के खत्म होने के बहुत पहले ही हो जाएगा, फिक्र ना करो। ठीक है, आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करते हैं आफ्टर वर्सेस आफ्टरवर्ड्स की, ठीक है। आफ्टर आपने अभी पढ़ा टाइम के लिए यूज होता है, तो आफ्टर वर्ड अगर आफ्टर इन के साथ आता है तो आफ्टर पास्ट को डिनोट करता है, लेकिन अगर ये आफ्टर वर्ड्स के साथ आता है तो इनकी सिर्फ एक ही पहचान है कि आफ्टर के बाद यू कैन यूज, देखिए मैंने बोला है आफ्टर के बाद यू कैन यूज नाउन, प्रोनाउन और जीरेंट। लेकिन जब हम बात करते हैं आफ्टर वर्ड्स की, नो यूज ऑफ नाउन, प्रोनाउन और जीरेंट। तो हमने इधर ये बाइफरकेट करने के लिए लाइन लगा दी और वर्बली आपको फिर से बता दिया कि आफ्टर के बाद आप नाउन, प्रोनाउन या जीरेंट का यूज कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर वर्ड्स के बाद इनका यूज नहीं होता है। जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखी, आफ्टर ब्रेकफास्ट आई विल गो टू माई कॉलेज। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट आई, व्हाट इज आई? आई इज फर्स्ट पर्सन, प्रोनाउन होता है आपका। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट आई विल गो टू माई कॉलेज। लेकिन अगर हम आफ्टर वर्ड से एक स्टेटमेंट देखें तो हम लिख सकते हैं जेम्स वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बट soon died afterwards। कि जेम्स को अस्पताल ले तो जाया गया पर वो जल्दी ही वहां जाने के बाद मर गया। बात खत्म। इसके बाद नो नाउन, नो प्रोनाउन, नो जीरेंट। जैसे चलो एक और देख लो, डू नॉट ईट एंड एक्सरसाइज इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स। मतलब खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। देखिए नो नाउन, नो प्रोनाउन, नथिंग। तो आपने याद रखना है आफ्टर के बाद आप नाउन का, प्रोनाउन का या जीरेंट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आफ्टरवर्ड्स के बाद इनमें से किसी का भी यूज़ नहीं होता है। जब हम इन की बात करते हैं टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन आपको एज पे ड्रैग कर देता है, लेकिन विदिन इससे पहले कि हमारे वरी आवर्स स्टार्ट हो, हमारा वरी मोमेंट स्टार्ट हो, उसके बहुत पहले ही आपका काम हो जाता है। दिस इज इन वर्सेस विदिन और आफ्टर वर्सेस आफ्टरवर्ड्स। चलो अब अगर हम बात करते हैं बिफोर वर्सेस फोर की, अगर हम बिफोर और फोर की बात करें तो पहले तो आप याद रखेंगे ये दोनों के दोनों फ्यूचर टाइम के लिए यूज होते हैं। ठीक है, बिफोर अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस के लिए जाता है, जबकि फोर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव के लिए जाएगा। ठीक, बिफोर कहाँ कहाँ जाएगा? अफर्मेटिव और नेगेटिव, और फॉर सिर्फ नेगेटिव। जैसे sun will not rise for a month। नेगेटिव स्टेटमेंट, एक महीना सूरज निकलेगा ही नहीं। ठीक, लेकिन इसी को अगर हम अफर्मेटिव बना दें तो sun will rise before 5:30 AM। 5:30 बजे के पहले सूर्य उदय या सनराइज हो जाएगा। तो टाइम के लिए बात करनी है,
टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है तो फॉर इज नेगेटिव, बिफोर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ।